Hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. So today in this video we will cover our unit 6 impact of climate change and mitigation in India. First we start with our introduction. Climate change is a significant issue. देखो climate change एक ऐसा इशू है जो इंडिया के बहुत सारे रीजन्स को अफेक्ट करता है. ठीक है, स्पेशली हमारी जो इंडिया की 65% पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है हमारे किस पे, एग्रीकल्चर पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे. अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया के रीजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और वहाँ की एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं. जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है इन पे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है. इंडिया 3rd नंबर पे आता है मोस्ट वल्नरेबल नेशन होने में. ठीक है, इंडिया में मुंबई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क फेस करती है, जैसे सी लेवल राइज, स्ट्रॉन्गर साइक्लोन जिसे हम हरिकन्स भी बोलते हैं, एंड हीट वेव्स. ये ऐसे कुछ क्लाइमेट चेंजेस हैं जो इंडिया ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ चुका है इन नेचुरल डिज़ास्टर्स का. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया. फर्स्ट वन इज़ एक्सट्रीम हीट. इंडिया ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल हीट वेव्स एक्सपीरियंस करता है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हीट वेव्स क्या होता है, एज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर जो वेदर होता है वो काफ़ी एक्सट्रीमली हॉट होता है. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2022 में इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मार्च था 120 सालों में. ठीक है, और इसके साथ कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो इतना ज़्यादा टेम्परेचर फेस कर चुके हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है. आप अगर किस चीज़ को समझ रहे हैं उसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल जॉइन करके अपना लिखें आंसर में. इससे आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होती है और साथ ही में जो इन्विजिलेटर होता है उसको चेक करने में भी काफ़ी ईजी होता है और वो अच्छे मार्क्स दे पाता है आपको. नेक्स्ट वन इज़ चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न. मानसून देखो, एक साइड तो मानसून डिक्रीज़ हुआ है 1950 से, मानसून रेनफॉल होते हैं. दूसरी ही साइड हैवी रेनफॉल इवेंट क्या हुए, बढ़ चुके थे. अब अनप्रिडिक्टेबल रेनी सीजन का जो पैटर्न होता है ये फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है. देखो, अब जो फार्मर्स होते हैं अपनी जो भी खेती करते हैं वो एक प्रिडिक्टेबल मानसून के हिसाब से करते हैं कि हाँ इन कुछ महीनों में बारिश होती है. जैसे बोलते हैं ना, बारिश का महीना आ गया है, तो इन कुछ महीने में बारिश होती है, वो उस हिसाब से अपनी खेती करते हैं. बट जो जैसे कि देखो, अगर अनप्रिडिक्टेबल मानसून होगा तो फार्मर्स के लिए डिफ़िकल्टी तो आएगी. अगर किसी एरिया में फार्मर्स क्रॉप यील्ड अपनी उगाते हैं तो उनका ये रहता है कि हाँ, इंडिया में हर एक सीज़न टाइप्स होते हैं कि इतने से इतने टाइम तक हमारा रेनी सीजन है, इतने से इतने टाइम तक समर सीजन है. ऐसे रेनी सीजन का कुछ पीरियड होता है. ठीक है, अगर उस पीरियड में मानसून ना होके किसी और टाइम पर होगी तो उनकी क्रॉप यील्ड पूरी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके क्रॉप्स को किसकी आदत है भाई, रेगुलर रेनफॉल की आदत है. और उस हिसाब से ही फार्मर्स क्या करते हैं, अपनी क्रॉप यील्ड टाइम टू टाइम लगाते हैं. जैसे आपने पढ़ा होगा ना, खारिफ क्रॉप हो गई, राबी क्रॉप हो गई, ऐसे उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है. अगर ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल मानसून क्या बनाता है, चीज़ें डिफ़िकल्ट बनाता है फार्मर्स के लिए. अब हम पढ़ते हैं रीजनल इम्पैक्ट. जैसे हिमालय ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो रिवर का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. जैसे गंगा और यमुना का देखा जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फ्लड आना शुरू हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होता है. किसमें ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलते हैं नॉर्थन साइड के स्टेट्स को, बिकॉज गंगा और यमुना कहाँ पर है, नॉर्थन साइड के स्टेट्स में है, लोकेटेड है. अब कोस्टल एरिया जैसे सुंदरबन हो गया और तमिलनाडु हो गया, इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइक्लोन हो गया, सी लेवल राइज फेस करने को मिलता है. ठीक है, और ये सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं ना केवल इंसानों के लिए चीज़ें मुश्किल बनाते हैं बल्कि हमारे इकोसिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है ये. अब डॉट की बात करें यानी सूखा पड़ जाना, अगर हम देखें अगर किसी एरिया में सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है हमारा, इससे फूड प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो जाता है और आगे पॉवर्टी जैसी हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. ठीक है, अब इससे वाटर अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है, लाइक स्पेशली इन रूरल एरियाज. नाउ वी टॉक अबाउट की चैलेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज से ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं. फर्स्ट वन इज़ वाटर क्राइसिस. अगर देखो वाटर क्राइसिस में हम देखें तो सबसे ज़्यादा पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स होती है हमारे किसी भी एक सिचुएशन में. ठीक है, किसी एरिया में तो फ्लड की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर हो जाता है, किसी एरिया में तो डॉट जैसी यानी सूखा पड़ जाने जैसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ जाती है. फूड सिक्योरिटी. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे हमारा जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है. ठीक है, ख़त्म होने की तादाद पर आ जाता है.
अब एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि देखो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है या टेम्परेचर राइज होता है तो हमारा पानी ख़त्म होने लग जाता है, और पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर वाले पार्ट में, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होने से क्या होता है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये रूरल पुअर एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। कोस्टल इरोजन, जो सी एरिया जो होता है ना, वो लैंड को एक तरीके से खाद लेता है। मतलब कोई भी फ्लड वगैरह आ जाता है तो वो क्या करता है, किसी भी एरिया को पूरा कवर कर लेता है और वहाँ की जो चीज़ें हैं वो ख़राब कर देता है। इससे वैसे क्या, जैसे हम देखा तो हम रिड्यूस कर देता है ऐसे एरियाज़ को जो फार्मिंग के लिए होती हैं, अफेक्ट करता है फिशिंग कम्युनिटीज़ को भी। अब हम देखेंगे माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फोर्सफुली माइग्रेट होते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू सिटीज़ एरिया ड्यू टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड। देखो अगर एक एरिया है वहाँ पे फ्लड अकर हुआ है या हम ड्रॉट हुआ है तो लोग वहाँ से जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जो हैबिटेट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। इसी वजह से उन्हें फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ जाता है रूरल एरियाज़ टू सिटीज़ एरिया। क्लाइमेट डिज़ास्टर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिचुएशन ख़राब कर देता है, इसीलिए वो माइग्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं क्लाइमेट रिफ्यूजीज। क्लाइमेट रिफ्यूजीज वो होते हैं ऐसे लोग जो डिस्प्लेस होते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट डिज़ास्टर, जैसे मैंने आपको बताया। मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स इन इंडिया। मिटिगेशन होता क्या है, पहले मिटिगेशन बेसिकली हम कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इंडिया एक एम्बिशियस टारगेट सेट करा है उसने कि उसका जो रिलायंस फॉसल फ्यूल है जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया एक्सेट्रा, उसे वो कम करे। अब इसको करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो इंक्रीज़ करेगा यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज एनर्जी किससे लेते हैं, नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं, जैसे सन हो गया, विंड हो गया। इसका ही एक इनिशिएटिव है पंचामृता इनिशिएटिव। इसने क्या क्या एम रखे हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसने एम रखा है कि इंक्रीज़ करेगा नॉन फ्यूसल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी के वो 2030 तक, और ऐसी चीज़ें जो मीट करे 50% ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2030। रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन को। कार्बन एमिशन क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है वही हमारी कार्बन एमिशन होता है, बाय 1 बिलियन टन्स 2030 तक। रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी को। कार्बन इंटेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी, ठीक है, 45% तक 2030 तक। एक्टिव नेट ज़ीरो एमिशन बैलेंस कर। एक्टिव नेट ज़ीरो एमिशन होता क्या है, जो बैलेंस करें अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिट को एटमॉस्फेयर से, उसको रिमूव करके, ठीक है। 2070 तक ये एम रखा है। तो ये कुछ एम थे। आप ये इनिशिएटिव पंचामृता इनिशिएटिव प्लीज़ याद रखें और इसके जो एम्स हैं वो भी थोड़े बहुत पढ़ कर जाएँ। अब हम देखते हैं एडेप्टेशन यानी एडजस्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, कि कैसे लोग सारी चीज़ें फेस करके उसमें एडजस्ट करते हैं। बहुत सारी कोस्टल सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये अपग्रेडेड सिटी हैं डिज़ास्टर प्रीपेयर्डेंस के लिए। देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी एक एरिया में हमें पता है कि फ्लड अकर होने वाली है या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, अगर हम उस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहें तो इससे क्या होगा, हम अपनी चीज़ों को संभालने में और ज़्यादा सक्षम रहेंगे। जैसे हम पहले हमें पता है सारी चीज़ें कि ये होने वाला है, तो अगर हम उसको फेस करने के लिए पहले ही रेडी रहेंगे तो हम उस प्रॉब्लम से जल्दी निकल पाएंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। ऐसे मुंबई और चेन्नई ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर आता है, तो ये पहले से ही प्रिपेयर्ड सिटीज़ हैं। जैसे देखा जाए इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, बेटर एवैक्यूएशन प्लान्स हो गया ड्यूरिंग साइक्लोन्स, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन अर्बन स्पेस। सिटीज़ जैसे कोची, भुवनेश्वर ये प्रमोट करते हैं ग्रीन स्पेस को। ग्रीन स्पेस यानी पार्क्स हो गया, गार्डन हो गया, जो रिड्यूस करती है हमारी अर्बन हीट आइलैंड को। अर्बन हीट आइलैंड मतलब ऐसा एरिया सिटीज़ में जो स्पेसिफिकली भी हॉटर रहता है रूरल के कंपैरेटिवली, ठीक है। इंडिया फोकस करता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव करता है वाटर मैनेजमेंट की प्रिपेयर रहने के लिए फॉर फ्यूचर ड्रॉट और फ्लड्स। समझ आ गया कि कैसे कैसे इंडिया जो है वो एडेप्टेशंस ये करता है कि अपने
आने वाली नेचुरल डिज़ास्टर को फेस करने के लिए। ये सारे हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं वुमेन एंड क्लाइमेट चेंज। वुमेन स्पेशली इन रूरल एरियाज सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहती है हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, बिकॉज ये डिपेंडेंट होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे और उनके लाइवलीहुड पे। देखो, अब किसी भी क्लाइमेट चेंज है, किसी भी एरिया को अफेक्ट करता है, तो वुमेन्स भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं उससे, क्योंकि वुमेन्स को बाहर का अंदर का सारी चीज़ें, लाइक घर का काम हो गया, बाहर की चीज़ें हो गई, वो सब कुछ देखना पड़ता है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज उनके ख़राब हो जाएंगे, जो जिस पे वो डिपेंडेंट रहती हैं, तो उनका लाइवलीहुड क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। जैसे हम देखें सुंदरबन में इंक्रीज हुई थी सैलिनिटी मतलब सॉल्टिनेशन ऑफ वाटर, जिससे चीज़ें मुश्किल हो गई थी फार्मिंग के लिए। और इससे क्या हुआ था, फोर्स कर रहे थे वुमेंस को फिशिंग करने के लिए। अब फार्मिंग तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे सैलिनेशन बढ़ गया था वाटर के अंदर। तो वुमेंस को फोर्सफुली फ़िशिंग करने के लिए बोला गया, और वो ऐसा कर भी रही थी। बहुत सारी वुमेंस क्या काम पर भी जा रही थी मुश्किल कंडीशंस में, जिनसे उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, इन्फेक्शन जैसे प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सॉल्ट वाटर। क्लाइमेट चेंज लीड करता है अर्ली मैरिज को एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को फॉर वुमेंस एज द फोर्स टू माइग्रेट एंड वर्क इन लो पेइंग जॉब्स। देखो, अगर किसी एक एरिया में फार्मिंग नहीं हो रही है, या जो घर के मेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, घर की औरतों को ही बाहर जाके काम करना पड़ता है मुश्किल कंडीशंस में भी। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जल्दी जल्दी शादियाँ भी हो रही थी, और सोशो इकोनॉमिक इशू भी फेस कर रही थी वुमेंस। उनको फोर्स किया जा रहा था माइग्रेशन के लिए, वर्क करने के लिए लो पेइंग जॉब्स में। अब देखते हैं इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी एफर्ट्स। एक्सपेंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोसेस है इन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी होगी, वो कहाँ से आएगी, नॉन फ्यूचर फ्यूल सोर्सेज से आएगी। ऐसे एक नेशनल सोलर मिशन है जो एम करता है इंक्रीज़ करना सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा लार्ज सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे डेवलप करें, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में। ऐसे एक और मिशन है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इंडिया एम करता है टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन हब, जो फोकस करता है प्रोड्यूस करने में क्या, क्लीन एनर्जी थ्रू हाइड्रोजन, जो हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए कार्बन एमिशन। नाउ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन। इंडिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी है क्लाइमेट चेंज का। बट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो इसको मिटिगेट करने के लिए भी और इसको अडेप्ट करने के लिए भी जो इंडिया उठाता है। इंडिया कुछ इन्वेस्ट भी करता है हेवीली किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिज़ास्टर में, प्रीपेयर्डनेस में, और इम्प्रूव करता है अपने एग्रीकल्चर रिजाइलेंस को। ठीक है, अब देखा जाए तो ये अपने एफर्ट्स तो कर रहा है जो नेसेसरी हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वल्नरेबल पॉपुलेशन को, स्पेशली वुमेन्स एंड रूरल कम्युनिटीज़ हैं जो अचीव करती हैं। अब ठीक है भाई, इंडिया ना बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करता है, और उसको ओवरकम करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ला रहा है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करता है जिससे वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel.